हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्राइटर कल। माय नेम इज धीरज लालवानी। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कूलॉम्स लॉ एंड इट्स वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो के एंडिंग में बताया था इस टॉपिक के बारे में कि ये टॉपिक आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है कूलॉम्स लॉ और इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि कूलॉम्स लॉ जो है वो किस चीज पे काम करता है, किस चीज के लिए काम करता है। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास एक चार्ज है Q1 और यहाँ पर एक चार्ज है Q2, ये Q1 है और ये Q2 है, तो डिपेंड करता है दोनों की पोलरिटी पे। यहाँ पर मैंने डाल दिया Q1 एंड Q2। अगर मान लो एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है तो क्या होगा, दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ओके, नेगेटिव नेगेटिव भी होंगे तो भी रिपेल करेंगे। और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तब क्या होगा, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस सारे केस में क्या हो रहा है कि एक फोर्स काम कर रहा है इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में। या तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा जो इनको दूर लेके जाएगा, या फिर एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा जो इनको पास में लेके आएगा। तो ये जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, कूलॉम्स लॉ में ये बताया गया है। तो मैंने दो पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 यहाँ बनाए, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R। ओके, सो द कूलॉम्स लॉ सेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। एक चीज जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि कूलॉम्स लॉ जो हमने लगाया है वो पॉइंट चार्ज के लिए लगाया है। और पॉइंट चार्ज क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है। पॉइंट चार्ज बेसिकली ऐसा चार्ज होता है जो एक बहुत नेग्लिजिबल मास का रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज हो। ठीक है, ये एक बिखरा हुआ या डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज नहीं होता, एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड एक छोटा सा चार्ज होता है जिसका मास नेग्लिजिबल होगा और ये अपनी जगह से मीन्स स्टेशनरी होगा, ये मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है, सो आई रिपीट इट अगेन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। यानी कि लगने वाला जो फोर्स होगा, मैंने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर दिखाया यहाँ तक का स्टेटमेंट, लगने वाला जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये दोनों चार्ज जो है वो किस अमाउंट के हैं, Q1 इंटू Q2, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। और सेकेंड चीज जो कहती है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का सेपरेशन या डिस्टेंस कितनी R, इसके स्क्वायर के इनवर्स पे डिपेंड करता है। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और ये फोर्स किस लाइन पर काम करेगा, द फोर्स विल बी अलोंग द ज्वाइनिंग लाइन। यानी इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, अगर ये रिपल्शन होगा यहाँ पर, दोनों मान लो पॉजिटिव है तो इसी लाइन के अक्रॉस यहाँ जाएगा। ऐसा नहीं कि ये चार्ज इधर पड़ा है ये चार्ज इधर पड़ा है तो ये रिपेल होके वहां उस साइड नहीं जाएगा, तिरछा नहीं जाएगा, ये इसी लाइन के अलोंग जाएगा। और अगर अट्रैक्शन भी हो रहा है तो ये इसी लाइन के अलोंग एक दूसरे के पास में आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक इधर से पास में आएगा और दूसरा घूम के कहीं से पास में आएगा, नहीं, इस लाइन के अलोंग या तो अट्रैक्शन होगा या इसी लाइन के अलोंग रिपल्शन होगा। तो दोनों इक्वेशन को मिलाने के बाद आई गेट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा रहा हूं। सो आई विल इंट्रोड्यूस हियर K क्या होता है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं कि K एक्चुअली है क्या। एक ऐसा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये जिसकी वैल्यू होती है या तो 1/4πε0 और इसको न्यूमेरिक वैल्यू में लिखते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। न्यूटन मीन्स फोर्स हो गया, मीटर स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, और कूलॉम यानी चार्ज का स्क्वायर। तो इसी यूनिट का यूज करते हुए मैं नेक्स्ट स्टेप में डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूंगा। डायमेंशनल फॉर्मूला में न्यूटन मीन्स फोर्स की यूनिट है, तो ये फोर्स के लिए मैंने लिख दिया M1 L1 T-2। और फोर्स का ये डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा है, क्योंकि मुझे पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये वहां से आया है। ये मीटर का स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स L2, L का स्क्वायर। नीचे है चार्ज का स्क्वायर, और चार्ज क्या होता है, चार्ज Q इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। करंट के लिए डायमेंशन होगी A और T के लिए T, A1 T1। तो A1 T1, और क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो आई विल इंट्रोड्यूस स्क्वायर। ओवरऑल इस पूरे को आप सॉल्व करोगे सो यू विल गेट M1 L3 T-4 A-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर K। ठीक है, अब मैंने जब K की वैल्यू आपको ऊपर बताई थी तो K इज इक्वल टू 1/4πε0 था। यहाँ ε0 क्या चीज होती है,
ये एप्सिलॉन नॉट है द परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। यानी अभी जो मैंने किया डेरिवेशन, यहाँ पर ही समझ लो कि इधर मैंने इन दोनों के बीच में जो या पूरा मीडियम जो माना है मैंने वो वैक्यूम या एयर है, या तो वैक्यूम कंसिडर किया या फिर एयर। यानी ये दोनों चार्ज कहाँ पड़े हैं, या तो वैक्यूम में पड़े हैं या एयर में पड़े हैं। ठीक है, ओके। सो अभी एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर। अब परमिटिविटी का बेसिक मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। परमिटिविटी का मतलब किसी भी मीडियम की कैपेबिलिटी है कि वो कितना ज्यादा परमिट कर सकता है किसी चीज को। यहाँ पर किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों चार्ज की वजह से बनने वाले फील्ड को कोई मीडियम, यहाँ पर एयर की बात हो रही है, तो एयर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना परमिट कर सकता है उस चीज को बोलते हैं परमिटिविटी। कोई दूसरा मीडियम आ गया तो मैं उस दूसरे मीडियम की परमिटिविटी की बात करूंगा इस तरीके से। तो परमिटिविटी मीन्स द कैपेबिलिटी टू परमिट, द कैपेबिलिटी टू परमिट। ठीक है, अब इसकी न्यूमेरिक वैल्यू देख लेते हैं, विच इज 8.85 into 10 to the power -12। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट को वहां शिफ्ट कर दो, के को नीचे शिफ्ट कर दो। इसका मतलब क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट वहां आ जाएगा, सो यू गेट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई के। तो के की जो यूनिट होगी उसका उल्टा कर दो, क्योंकि 1/4 पाई इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आपका सिर्फ 1/k बचेगा अगर मैं यूनिट की बात करूं तो के की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर यहाँ रहेगा एंड कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कूलम स्क्वायर, राइट। तो बस ये इसका उल्टा हो जाएगा, यूनिट जो न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर थी यहाँ पर उल्टी हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अगर यूनिट उल्टी हो गई, यूनिट का आपने रिवर्स कर दिया, तो आपको इनको भी रिवर्स में लिखना पड़ेगा। 1 की जगह -1, 3 की जगह -3, -4 की जगह 4 और -2 की जगह 2। ठीक है, तो ये था आपका कूलॉम्स लॉ, जो किसके लिए है, 2 पॉइंट चार्जेस के इंटरेक्शन के लिए, 2 पॉइंट चार्ज के इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब यहां पर देखो, मुझे पता चल गया कि 2 चार्ज Q1 और Q2 जिनके बीच की डिस्टेंस है R, 2 चार्ज है Q1 और Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है R। तो यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, अब चाहे वो अट्रैक्शन है चाहे वो रिपल्शन है, वो डिपेंड करता है इनकी पोलैरिटी पर। तो F इज इक्वल टू दिस। अब अगर मैं इसको Q1 Q2 इन दोनों को 1 मान लू, 1 कूलम, तो 1 into 1, यानी कि ये टर्म खत्म हो गई। 1 into 1 मीन्स 1, और डिस्टेंस भी कितनी मान लू मैं, 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर भी हो गया 1। तो बचेगा क्या मेरे पास, फोर्स इज इक्वल टू के, और के की वैल्यू कितनी, 9 into 10 to the power 9। अब के फोर्स के बराबर है तो मैं यूनिट रखूंगा न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 चार्ज Q1 1 कूलम का यहां पड़ा है, दूसरा चार्ज Q2 उसका भी अमाउंट कितना हो, 1 कूलम, दोनों चार्जेस 1 कूलम के, Q1 Q2, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो, कितना लिया मैंने यहाँ पर, 1 मीटर, 1 मीटर। अगर आप 1 कूलम के चार्ज के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर रखेंगे, तब उनके बीच में लगने वाला रिपल्सिव या फिर अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। अब इसी से आप डेफिनेशन बना सकते हो। कोई अगर आपसे पूछे कि बताओ 1 कूलम कितना होता है, इस फोर्स के टर्म्स में बताना आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, एक और चीज, इस फोर्स को आप या तो कूलम फोर्स कह सकते हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हो, राइट। कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो यहां से मेरी डेफिनेशन क्या बनेगी चार्ज की, तो आपको बोलना है कि 2 सेम अमाउंट के चार्ज जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो, यूनिट मीन्स 1 मीटर, 2 सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज या 2 सेम अमाउंट के चार्ज जिसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो, 1 मीटर या फिर यूनिट, अगर उन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स आपको 9 into 10 to the power 9 न्यूटन करना है, अगर उन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स आपको 9 into 10 to the power 9 न्यूटन करना है, तब उन सेम अमाउंट वाले चार्ज की जो वैल्यू होगी वो 1 कूलम कहलाएगी। आई रिपीट, अगर 2 सेम चार्ज के अमाउंट
रखे हुए हैं कितने पे, 1 मीटर डिस्टेंस पे, तब उन दोनों के बीच में रिपल्सिव या अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन करने के लिए जितने अमाउंट होगा इन दोनों का, वो अमाउंट ही आपका 1 कूलम अमाउंट कहलाता है। अगर यहाँ 1 कूलम अमाउंट नहीं है तब ये फोर्स कुछ और लग जाएगा। सो दिस विल बी द डेफिनेशन फॉर 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज इज डिफाइंड एज the charge required at a distance of 1 meter from each other so that the repulsive or attraction force can be 9 into 10⁹ न्यूटन। So हम अब देखते हैं, हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पे जाने से पहले एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो इसी के अंदर सब हेडिंग आती है वो देखते हैं। देखो मान लो यहाँ पर दो चार्जेस पड़े हैं Q1 Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, और अभी फर्स्ट केस में मैंने कहा कि ये वैक्यूम में पड़े, वैक्यूम या एयर, वैक्यूम या फिर एयर में पड़े, कुछ भी बोलो इनमें से, ठीक है। और एक सेकंड मीडियम लेते हैं जिसमें ये Q1 और Q2 दोनों चार्ज जो R डिस्टेंस पर पड़े हैं, ये पड़े हैं किसी मीडियम में, किसी दूसरे मीडियम में पड़े। तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उनको मैं मान लो F0 दे रहा हूं, F0। दिस F0 इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2, अभी ये अपने लास्ट पढ़ा है, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, R स्क्वायर। तो यहां से K की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1/4πε0, जो भी मैंने बताई। अब ε0 ही क्यों आया है, क्योंकि यहाँ वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो वैक्यूम की परमिटिविटी लूंगा, ठीक है। और बाकी का ऐसे कैसे रख दो, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया F0, ये बन गया इक्वेशन 1। अब यहाँ जब मीडियम है तब जो फोर्स लगेगा, मान लो मैं उस फोर्स को दे रहा हूं Fm, फोर्स इन मीडियम, अमाउंट वही होगा K इंटू दिस चार्ज इंटू दैट चार्ज, K इंटू Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अब K की वैल्यू मैं यहां रखने के लिए 1/4π ε नहीं रखूंगा, अब मैं लिखूंगा कि ये मीडियम कितना परमिट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। सो आई विल राइट ε मीडियम की परमिटिविटी, फिर मैं लिखूंगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो चीज होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मैंने ऊपर सब हेडिंग लिखा है, इसको दिखाया जाता है εr से, इसको दिखाते हैं εr से। और इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो दो चार्ज जब वैक्यूम में पड़े हो तब उनके बीच में लगने वाले फोर्स डिवाइडेड बाय वही दो चार्ज जब मीडियम में पड़े होते हैं उन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स का रेशियो है। इट इज अ रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन अ मीडियम। सो 1/2, इक्वेशन 1/2 कर दोगे, F0 अपॉन Fm आ जाएगा, यानी कि आप किसकी वैल्यू निकाल दोगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। F0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां से मिल जाएगा 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 Q2 R स्क्वायर, Q1 Q2 R स्क्वायर कैंसिल, 1/4π कैंसिल। तो यहां पर क्या बचेगा, εm ऊपर चला गया, εm अपॉन ε0 इज इक्वल टू εr। तो ये दोनों डेफिनेशंस बनती हैं और ये दोनों ही डेफिनेशंस हमको ध्यान में रखनी है। पहली डेफिनेशन क्या होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किन दो चीजों का रेशियो होता है, वैक्यूम में लगने वाले फोर्स और मीडियम में लगने वाले फोर्स का रेशियो। या फिर मैं ये कह दूं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशियो होता है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मिलेगी दैट विल बी, और ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना हमेशा के लिए, εm इज इक्वल टू ε0 इंटू εr। εm इज इक्वल टू ε0 इंटू εr। इसका मतलब ये हुआ कि किसी दिए गए मीडियम की परमिटिविटी निकालने के लिए, किसी दिए गए मीडियम की परमिटिविटी निकालने के लिए आपको दो चीजों का प्रोडक्ट करना है, दो चीजों को मल्टीप्लाई करना है। पहली तो ये आपको पता है क्या है, द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी
निकालने के लिए आपको वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ उसी मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट मीन्स वैक्यूम की परमिटिविटी को उसी मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एयर के लिए अगर मैं कहूं एप्सिलॉन आर कितना होता है, तो एयर के लिए एप्सिलॉन आर होता है 1 ही रहता है, 1.003 समथिंग, या कभी कभी 8 भी आ जाता है। ठीक है, तो आपको 1 ही याद रखना है बिकॉज इट इज द थर्ड डिजिट आफ्टर डेसिमल। और अगर यही चीज मैं बात करूं किसी इंसुलेटर के लिए तो वो इनफाइनाइट होगी। ये दो चीज आप ध्यान रखना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का कितना होता है 1, किसी कंडक्टर वगैरह का कितना होता है वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, मेटल का, कंडक्टर का वो इनफाइनाइट होगा। तो अब हमारा टॉपिक है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन फॉर कूलॉम्स लॉ। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पर मैंने दो एक्सिस ड्रॉ किए, यहां पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहां पर दो चार्जेस पड़े हैं, पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। ठीक है, अब ये है आपका ओरिजिन। तो एक जो पोजीशन वेक्टर होता है जिसका काम होता है किसी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट के बीच की पोजीशन को बताने वाला वेक्टर, यानी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट कहां पड़ा है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट पड़ा है आपका, इस वेक्टर की पोजीशन से वो बताया जाएगा। तो इसको मैं कहूंगा R02 वेक्टर, या एक पोजीशन वेक्टर है विच इज फ्रॉम 0, नॉट लिखा है यहां पर 0 to 2, 0 to 2। ऐसे ही यहाँ ओरिजिन से 1 की ओर जो वेक्टर जाएगा, चार्ज 1 की ओर, वो होगा पोजीशन वेक्टर 0 to 1। ठीक है, पोजीशन वेक्टर हमेशा ये चीज याद रखना कि जैसे मान लो मुझे A और B, अगर मैं इस साइड जा रहा हूं इस पॉइंट तक तो मैं पोजीशन वेक्टर कहूंगा फ्रॉम A to B, और अगर रिवर्स में जा रहा हूं तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा मेरा RB to A। ठीक है, इनिशियल पहले लिखते हैं और जहां टर्मिनेट करते हैं वो बाद में लिखना है। ठीक है, तो ये दो वेक्टर्स आ गए, ये वाला इसकी पोजीशन बता रहा है, ये वाला इसकी पोजीशन बता रहा है। अब देखो यहां पर होगा क्या Q1 और Q2, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहां पर मैंने माइनस नहीं लगाया किसी में भी, तो बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव चार्जेस है यहाँ पर। तो Q1 के ऊपर Q2 फोर्स लगाएगा और Q2 के ऊपर Q1 फोर्स लगाएगा, और ये दोनों फोर्स कैसे होंगे, रिपल्सिव नेचर के होंगे। तो Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा Q2 की ओर से, तो वो इसको दूर धकेलेगा, अपने से दूर धक्का देगा, टुवर्ड्स लेफ्ट में धक्का देगा। तो ये फोर्स मैंने लिख दिया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। नंबर 1 के ऊपर या पहले चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ सेकेंड चार्ज, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये सेकेंड चार्ज 1 को कहां धक्का देगा, उस साइड, तो इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स लेफ्ट। सेम इसी तरीके से ये पहला चार्ज दूसरे चार्ज को अपने से दूर धक्का देगा, यानी कि राइट साइड में। तो ये मैंने बता दिया फोर्स ऑन 2, यानी दूसरे चार्ज पर फोर्स बिकॉज ऑफ 1। ठीक है, जब ये इसको यहां धक्का देगा, इसका मतलब इसकी पोजीशन जो होगी, डिस्टेंस की पोजीशन, वो वेक्टर के लिए मैं 1 से 2 दिखाऊंगा, यहां से यहां ये वाला वेक्टर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को दिखाने वाला वेक्टर। तो यहां से जब यहां जाऊंगा तो ये हो जाएगा फ्रॉम 1 to 2। मैंने कहा था कि पोजीशन वेक्टर में क्या होता है, जहां से आप स्टार्ट करते हो वो पॉइंट पहले लिखते हैं, जहां खत्म करते हो वो पॉइंट बाद में लिखते हैं। तो इस फोर्स के लिए F21 इस साइड है, तो इस फोर्स के लिए जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा 1 से 2, और F12 ये उस साइड फोर्स लग रहा है, तो टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी आप 2 से 1 पे जा रहे हो, 2 से 1। तो यहां पर कौन सा आपका वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 2 to 1, यानी ये वाला। तो इस फोर्स की डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर, और इस फोर्स के लिए ये वाला। ठीक है, ओके। तो फोर्स हमें पता है, हमने जो कूलॉम लॉ में देखा K। अब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये हो जाएगा K Q1 Q2, और डिस्टेंस ये वाली, हालांकि दोनों डिस्टेंस सेम ही है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहे ऐसे कैलकुलेट करो चाहे ऐसे करो, दोनों सेम है। तो मैं अभी कौन सी ले रहा हूँ, इस साइड वाली 21। R21 का डिस्टेंस है, तो सिर्फ मॉड लगाया मैंने, सिर्फ मॉड्यूलस की जरूरत है, मैग्नीट्यूड की। और अब डायरेक्शन, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या चाहिए आपको, एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए, ये मैंने मैग्नीट्यूड रख दिया। अब एक डायरेक्शन की जरूरत होती है, तो डायरेक्शन ये रही। डायरेक्शन कौन सी है, उस साइड है, तो 2 1 का कैप मीन्स यूनिट वेक्टर,
यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ डायरेक्शन बताना है और कुछ नहीं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब मैं इस फोर्स की बात करता हूँ। ये फोर्स इस साइड लग रहा है, तो K इंटू Q1 इंटू Q2, K इंटू Q1 इंटू Q2। अब फोर्स इस साइड लग रहा है तो कौन सा वाला डिस्टेंस लूंगा, R12, तो R12 का स्क्वायर। याद रखना नीचे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, क्योंकि मैं डिस्टेंस लेते हैं यहाँ पर। अब सॉरी यहाँ पर अब इस साइड मुझे क्या दिखाना, इसकी पोजीशन और इसकी डायरेक्शन दिखानी, तो डायरेक्शन के लिए हमेशा यूनिट वेक्टर लगाते हैं। ये मैंने लगा दिया यूनिट वेक्टर। और R12 क्यों लगाया, क्योंकि R12 ये वाला वेक्टर है इस साइड, इस फोर्स की डायरेक्शन भी इस साइड है, तो इसी वेक्टर का मैंने क्या लगा दिया, कैप लगा दिया। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले को इक्वेशन 1 दे दी। अब इक्वेशन सेकंड, ये जो नीचे वाली इक्वेशन है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे क्या पता है कि यहां से यहां तक जाओ या यहां से वहां तक जाओ, आपको चलना सेम पड़ेगा, डिस्टेंस दोनों की सेम है। दोनों वेक्टर तो अलग अलग है, R12 वेक्टर और R21 वेक्टर तो अलग अलग है। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन उल्टी है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन उल्टी है, मीन्स दोनों का कैप माइनस में होगा। मीन्स एक अगर उधर जा रहा है तो दूसरा इस साइड जाएगा, तो R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप। तो अब इन दोनों का यूज करके मैं इस इक्वेशन को क्या रख सकता हूँ, इस R12 को हटा के, R12 के मॉड को हटा के मैं R21 का मॉड रख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने रख दिया यहाँ पर। सेम R12 कैप, इस R12 कैप को हटा के हम रख सकते हैं नेगेटिव ऑफ R21, तो नेगेटिव ऑफ R21। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। ये आपने यहां से नई इक्वेशन बनाई, इक्वेशन 2। इन दोनों के RHS पार्ट राइट हैंड साइड को जब आप देखोगे तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको दिखेगा कि K Q1 Q2 आ रहा है, K Q1 Q2 आ रहा है। ठीक है, R21 के मॉड का स्क्वायर, R21 के मॉड का स्क्वायर। ठीक है, R21 कैप, R21 कैप, सब कुछ बराबर है, यानी ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर है, सिर्फ क्या चीज अलग है, नेगेटिव। तो ये वाला फोर्स दूसरे फोर्स के बराबर है लेकिन नेगेटिव के बराबर है, तो मैंने यहाँ नेगेटिव रख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वेक्टर फॉर्म से हमें पता क्या चला, हमें पता ये चला कि इस सिस्टम के अंदर, दो पॉइंट के इस सिस्टम के अंदर, इस पॉइंट चार्ज के सिस्टम के अंदर दोनों फोर्सेस जो हैं उनका वेक्टर नेगेटिव में आ रहा है। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, जिस फोर्स से ये उसको धक्का उधर दे रहा है उसी फोर्स से इधर भी धक्का खाएगा ये उसकी वजह से, लेकिन नेगेटिव में मीन्स ओपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा न्यूटन का लॉ था, न्यूटन का थर्ड लॉ, विच सेज कि एक चीज अगर दूसरे पर फोर्स लगा रही है तो दूसरी भी पहले पर फोर्स लगाएगी और दोनों का अमाउंट क्या होगा, सेम होगा लेकिन ओपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये चीज बता रही है। अब इसी को मैंने मॉडिफाई करके इसको LHS में ट्रांसफर किया, तो आई गेट F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इस सिस्टम के अंदर जो ओवरऑल फोर्स लग रहा है पूरा का पूरा, इनको प्लस कर दो, वेक्टर सम कर दो, तो मुझे 0 मिल रहा है। दैट मीन्स इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये ही इसको फोर्स लगा रहा है और ये उसको फोर्स लगा रहा है, मैं बाहर से कुछ नहीं दे रहा हूँ। तो जब बाहर से कोई फोर्स नहीं होगा तो इन दोनों का फोर्स एक दूसरे के इक्वल है और ओपोजिट है, खत्म हो जाएगा। और इस वजह से क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स नहीं होगा। और जब रिजल्टेंट फोर्स नहीं होता है तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। कैसे, क्योंकि मुझे पता है कि टोटल फोर्स जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। P क्या है आपका, मोमेंटम है, dp बाई dt इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। जब फोर्स नहीं है, ओवरऑल फोर्स 0 आ गया, फोर्स 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, आप किसी क्वांटिटी का जब डेरिवेटिव कर निकालते हो, जब डेरिवेशन करते हो, तो वो 0 कब आता है, वो 0 तब आता है जब यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी हो। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं अबाउट कूलॉम्स लॉ या कूलॉम फोर्स। फर्स्ट ये है कि इसकी जो रेंज होगी वो 10⁻⁻15 मीटर, यानी तो चार्जेस जो हैं वो कम से कम इतनी डिस्टेंस पर पड़े हो, 10⁻15 या ज्यादा से ज्यादा इस रेंज पर पड़े हो, इस डिस्टेंस पे पड़े हो, तब ये काम करता है। सेकंड है, ये पॉइंट चार्ज के लिए काम करेगा सिर्फ, यानी कि जैसे मैंने बताया कि ये एक नेग्लिजिबल अमाउंट का मास जो इस रेस्ट पे पड़ा होगा उस पर काम करेगा। ठीक है, और अगर मान लो एक पॉइंट से थोड़ा ज्यादा चार्ज है, मान लो इतना थोड़ा ज्यादा चार्ज है पॉइंट से, तो पॉइंट में इसको तब भी कह सकता हूं जब इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तब ये पॉइंटेड चार्ज का काम करेंगे, तब भी ये काम कर सकता है। ठीक है, तब भी ये आप लॉ लगा सकते हो। द चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट, ये हमें पता है कि रेस्ट पर होगा तब ही ये काम कर सकता है। क्यों,
मोशन में काम क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मोशन के दौरान इस चार्ज से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। सेकेंड, फोर्थ है कूलॉम फोर्स है वो कंजर्वेटिव नेचर का है, यानी कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। देन है ये इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है, क्योंकि हमको पता चल गया था कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। एंड लास्ट है कि अगर मान लो दो चार्ज यहाँ पड़े हैं Q1 और Q2, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो तीसरे चार्ज के आने की वजह से कभी भी चेंज नहीं होगा। अभी जितना फोर्स लग रहा है, ये तीसरा चार्ज यहाँ कहीं आ भी जाएगा, तभी भी इन दोनों के बीच का फोर्स का अमाउंट चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये थी कुछ कूलॉम्स लॉ की प्रॉपर्टीज ऑल। सो आई होप कि आपको ये सारी क्लास समझ में आ गई हो पूरी की पूरी। अगर नहीं आए हो तो आप वापस इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसी लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।